सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। बिडावा की धरती से नमस्कार, नौहर से नमस्कार। कोई भूखा नहीं सोए, आपकी मुहिम निश्चित रूप से जारी रहेगी और इस मुहिम में सभी का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। स्टूडेंट्स का स्पेशली बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। आज सीकर से एक बैंक में हैं कोमल फगेड़िया, उन्होंने हमारी जो मुहिम थी, इस मुहिम से प्रेरित होकर ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूं। यदि वो वीडियो देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज बांसवाड़ा में बहुत से ऐसे परिवार थे जिनके बारे में हमारे स्टूडेंट पूर्णमल शर्मा ने बताया कि यदि आज हम उनके घर पे भोजन नहीं पहुंचाते, खाद्य सामग्री नहीं पहुंचाते, तो आज उनके खाना नहीं बनता। इतनी बुरी स्थिति थी। मैं जब देखा और उनकी सुना तो मैं खुद विचलित सा हो गया कि क्या वास्तव में इतनी गरीबी है। तो बांसवाड़ा में उस बच्चे को मैंने कहा कि इनके घर पे तुरंत खाद्यान्न उपलब्ध करवाओ। वो बच्चा बेचारा गांव से खाद्य सामग्री लेके गया, आटा लेके गया, सब्जी लेके गया, दाल लेके गया, तेल लेके गया और उनके घर पे आज हमारी वजह से खाना बना। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस मुहिम में उस स्टूडेंट ने जो हमें बताया इस चीज के लिए और उनके घर पे खाना बना, एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। सामान्य कार्य, छोटा सा कार्य, हम किसी की जिंदगी को बचाने में योगदान दें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो शुरुआत करते हैं शहीदों की भूमि झुंझुनू से। नमस्कार सभी को, खूब सारा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। देखिए, हमारी इस क्लास की सीरीज में जिसका नाम है लर्निंग विथ मोटिवेशन वाली क्लास, आज 14 कड़ियां हम कंप्लीट कर चुके हैं और इन 14 कड़ियों के माध्यम से बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चन जिनको लेकर आप बड़े चिंतित रहते हैं, उनको मैंने कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना कामयाब हो पाया हूं, लेकिन कोशिश की है। आज 15वीं सीरीज है। उससे पहले एक बच्ची का मैं कमेंट ले रहा हूं और बच्ची का कमेंट यह है कि सर, मेरा जेठ मुझे हमेशा ये कहता है कि तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकती, तू कभी कुछ नहीं कर सकती। मैं उस बच्ची का बिना नाम लिए उसको ये कहना चाहूंगा, बेटा वो चाहे कोई भी हो, वो तुम्हारे परिवार का मेंबर हो या पड़ोसी हो या कोई रिलेटिव हो या हमारा कोई साथी हो, ये कोई हमारे भविष्य और भाग्य के बारे में निर्धारण नहीं कर सकता और किसी को अधिकार भी नहीं है कि वो हमारे भविष्य को सुनिश्चित करे, सिवाय आपके खुद के अलावा किसी को अधिकार नहीं है। ऐसा ये कमेंट भावना का आया था कि सर, भाग्य लक होता है कि नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि लक क्या होता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं। जिस इंसान ने मुझे कहा था कि तुम्हारे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं उस दिन निराश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे चैलेंज मिला कि इतने बड़े आदमी ने मुझे कहा कि तुम्हारे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया कि अब तो प्रूव जरूर करना है कि गवर्नमेंट जॉब खूब सारी है। तो मैं ये मानता हूं कि यदि सही दिशा में और जुनून और हौसलों के साथ यदि मेहनत की जाती है, तो मुझे यह तो नहीं पता कि भाग्य होता कि नहीं होता है, लेकिन इंसान अपना भाग्य बना सकता है। इंसान अपनी नियति का खुद विधाता है, याद रखना। और उसमें इतनी ताकत भगवान ने दी है। मैं नहीं कहता कि भगवान ने नहीं दी है, वो अंतर शक्ति ईश्वर ने आपके अंदर दी है। कुछ लोग उस अंतर शक्ति को पहचान जाते हैं और कुछ लोग अपनी नियति मान के रुक जाते हैं। तो उस दोनों बच्चियों को मैं यही कहना चाहूंगा, पहली वाली बच्ची को यह कहना चाहूंगा कि किसी के कहने से अपने भाग्य का निर्धारण मत कर लीजिएगा। उस इंसान ने आपको ये कहा है, इसको चैलेंज के रूप में लीजिएगा और उसे एक दिन झुकने के लिए मजबूर जरूर करना कि उसकी आंखों में एक शर्म आए कि हां, तुमने एक दिन हमेशा ये कहा था कि तुम कुछ नहीं बन सकती, मैं लिख के देता हूं और तुम एक दिन अपने स्वर्णिम अक्षरों से राजकीय सेवा में अपने ऑर्डर में अपने नाम लिखा के उसको कहना कि आपने जबान से कहा था और मैंने आज कागज में राजकीय गजट नोटिफिकेशन में अपना नाम लिखा दिया। यही जिंदगी के मायने हैं।
मुझे नहीं पता मैं कितने लोगों की जिंदगी बदल पाऊंगा, हाँ, लेकिन मुहिम जरूर है कि मैं किसी को हारने नहीं दूंगा। मैं किसी को हारने नहीं दूंगा। अंतिम दम तक जितना संभव होगा उतनी कोशिश करूंगा कि कोई भी बच्चा हार नहीं जाए। पता नहीं कितना सक्सेसफुल होता हूं। शुरुआत करते हैं आज की स्टेज सीरीज की 15वीं श्रृंखला की। 15 प्रश्न इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं और पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है। पहला प्रश्न देखिएगा, संतुष्ट कार्यक्रम। आप देखिए, ये इसको लेकर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर संपुष्ट कार्यक्रम होता है कि संतुष्ट होता है, ये हो सकता है। लेकिन जिस पेपर को मेरे पास बच्चे ने भेजा था उसमें यही लिखा हुआ था संतुष्ट कार्यक्रम, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सही इसका आंसर होना चाहिए संपुष्ट कार्यक्रम। क्या होना चाहिए? संपुष्ट। जो एक शब्द मैंने आपके सामने कई बार रिपीट किया होगा, संवर्धन कार्यक्रम, इनरिचमेंट प्रोग्राम, मतलब व्यापक कार्यक्रम, विषय वस्तु में विविधता, पाठ्य सहगामी गतिविधियों में विविधता, शिक्षण विधियों में विविधता, नवाचार, नवीनता, ये सब कौन से बच्चों के लिए बेस्ट होता है? तो ये वही संपुष्ट कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? संपुष्ट कार्यक्रम है, इनरिचमेंट प्रोग्राम आप एक प्रकार से इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। विविध कार्यक्रम, विशिष्टता युक्त कार्यक्रम, बड़ा व्यापक कार्यक्रम, तो ये किन बच्चों के लिए उपयोगी होगा? जैसे आपका आंसर बी आ रहा है, सी आ रहा है, बी 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 सी, सही है। देखिए सिंपल सा प्रश्न है कि संपुष्ट कार्यक्रम जिसमें विविधता होगी, जिसमें पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा होगी, वो निश्चित रूप से कमजोर बच्चों के लिए नहीं हो सकता। वो निश्चित रूप से किन बच्चों के लिए होगा? वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होगा। किन बच्चों के लिए होगा? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होगा। समझ में आ रही है बात? तो पहले क्वेश्चन का आंसर संपुष्ट कार्यक्रम शब्द आ जाए, संवर्धन इनरिचमेंट प्रोग्राम का शब्द आ जाए, या त्वरण कार्यक्रम शब्द आ जाए, आपको हमेशा याद रखना आंसर क्या करना है? प्रतिभाशाली बालक। कौन से बालक? प्रतिभाशाली बालक इसका आंसर करना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। नमस्कार सभी को, खूब सारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद कि आप जिंदगी में बहुत उन्नति करें, बस कभी हार नहीं जाएं, ये मेरी कोशिश है। शिक्षण से भी ज्यादा मेरा प्रयास केवल एक है कि आप में से कोई हार नहीं जाए। सूर्यमल मिश्रण की नगरी से नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दिवेर की धरती से नमस्कार, बिशलपुर से नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो पहले प्रश्न का आंसर आ चुका है। सेकंड प्रश्न की ओर अपन चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि में कौन सा चिंतन का समावेश होता है? बुद्धि में कौन से चिंतन का समावेश होता है? देखिएगा, चिंतन पूछ रहा है, समावेश पूछ रहा है बुद्धि में। तो बुद्धि इंटेलिजेंस में कौन से प्रकार का चिंतन पाया जाता है? बताएंगे आप लोग। बुद्धि में कौन से प्रकार का चिंतन पाया जाता है? नमस्कार सभी को नमस्कार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब सारा आशीर्वाद। जिंदगी में बहुत उन्नति करो, आप आसमान को छुओ। मैं तो ये कहूंगा कि मेरे से भी बहुत ज्यादा एडवांस निकल जाओ आप, यही आशीर्वाद है। मेरे से भी आगे निकलो आप, खूब उन्नति करो। वेरी गुड, बी ए बी ए। देखिए बुद्धि में जो चिंतन होता है वो याद रखना, दो ही चिंतन को आके लेकर हमारे अंदर विवाद होता है, किस तरह अभिसारी होगा कि अपसारी होगा। तो यहां जो आपको समझना था, अपसारी चिंतन का संबंध किससे होता है? सृजनात्मकता से होता है। किससे होता है? क्रिएटिविटी से होता है। और अभिसारी जो होता है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग। कौन चिंतन? कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, एक दिशा में सोचे जाने वाला। तो अभिसारी जो चिंतन होता है वो किन बच्चों में पाया जाता है? वो स्पेशली इसका संबंध होता है वो बुद्धि से होता है। किससे होता है? बुद्धि। अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से होता है, अपसारी चिंतन का संबंध किससे होता है? सृजनात्मकता से। तो आंसर हमेशा याद रखना, बुद्धि का जब प्रश्न आएगा तो बुद्धि में कौन चिंतन पाया जाएगा? अभिसारी, यानी कि ए आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? ए आंसर। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है ए। चलिए आगे तीसरे प्रश्न की ओर अपन रुक करते हैं, 3 नंबर की ओर। दुर्बलीकरण बाधा है। दुर्बलीकरण क्या है? दुर्बलीकरण बाधा है, एक सामान्य सा प्रश्न था, लेकिन इसको लेकर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए आज हमारी डाउटफुल क्वेश्चन सीरीज में ये प्रश्न शामिल है, ताकि भविष्य में जब इस प्रश्न को देखें
तो आपके दिमाग में, आपके जहन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं, ठीक है। एकदम से माइंड में क्लियर रहे कि दुर्बलीकरण का मतलब क्या है। दुर्बलीकरण का मतलब क्या है बताइए। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नौहर से नमस्कार, ठीक है। हैप्पी ब्रदर डे माई भाई। चलो सभी को नमस्कार, सभी को हैप्पी ब्रदर डे की शुभकामनाएं। ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए शारीरिक स्तर, कार्यात्मक स्तर, सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर, ठीक है। तो यहां कंफ्यूजन आप में हो रहा होगा सर शारीरिक स्तर में भी दुर्बलीकरण हो सकता है, ठीक है, कार्यात्मक स्तर में भी हो सकता है और शैक्षिक स्तर में भी दुर्बलीकरण हो सकता है। लेकिन यहां जो आंसर होगा दुर्बलीकरण का मतलब जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है दुर्बलीकरण का, वो दुर्बलीकरण का शाब्दिक अर्थ जो लिया जाता है वो कार्य क्षमता की कमी में लिया जाता है। कार्य की क्षमता में कमी, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। दुर्बलीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कार्य की क्षमता में कमी। अब कार्य की क्षमता में कमी, इसका मतलब यहां स्तर कौन सा होगा? यहां आंसर होगा बी, यानी कार्यात्मक स्तर। ये सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसमें आया हुआ प्रश्न है सी टेट। तो दुर्बलीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य क्षमता में कमी। आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसमें जो कमी आती है, जो गिरावट आती है, उसको दुर्बलीकरण बोला जाता है। और ये इसका इस्तेमाल स्पेशली किस पे होगा? कार्यात्मक स्तर पे, जब किसी कार्य को अपन करना शुरू करते हैं तो वहां जो कमी है उसको दुर्बलीकरण बोला गया है। तो इसका आंसर होगा कार्यात्मक स्तर। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर, नया प्रश्न हो सकता है, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा हो। देखो मैंने जो कोशिश की थी अपने जो अवनी मनोविज्ञान को थोड़ा सा जो लेंदी लगने का रीजन था वो यही था कि उसमें ऐसी चीजें मैंने डाली, कंप्लीट डाला है। और नई जो एडिशन आ रहा है, नया जो किताब आ रहा है समग्र मनोविज्ञान का, उसको तो मैंने संपूर्णता के बेस पे तैयार करने की कोशिश की है, एकदम त्रुटि रहित बनाने की कोशिश की है कि मान लो इनके कुछ क्वेश्चनों में गलतियां रह गई किसी वजह से, क्योंकि इंसान है वो कितने भी कोशिश कर ले गलतियां रह जाती हैं, ठीक है। गलतियां नहीं होंगी तो हम भगवान बन जाएंगे, ठीक है। तो कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको कोशिश करते हैं कि हर प्रयास में सही करें। लेकिन अभी तक जो कमियां रही हैं उनकी वजह से किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ, किसी एग्जाम में उसकी वजह से टेंशन नहीं हुई है, ठीक है। तो आगे आने वाली किताब और भी बेटर होगी। तो अवनी मनोविज्ञान में मैंने इसका प्रकार डाल रखा है, ठीक है। अभी प्रश्न आया हुआ है, इसलिए कई बार लगता है ना किताब हार्ड है, क्योंकि साहब हर चीज पढ़ोगे तो हार्ड लगेगी, ठीक है। लेकिन पेपर कंप्लीटली देखो, ऐसा प्रश्न केवल आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा कि टेलर ने सृजनात्मकता के प्रकार कौन से बताए, टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का सिद्धांत का कौन सा स्तर है, ठीक है। तो टेलर ने सृजनात्मकता के 5 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे टेलर ने? 5 प्रकार बताए थे। इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो जो भी अवनी मनोविज्ञान बुक पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कौन सा प्रकार है और कौन सा प्रकार नहीं है। उन सब बच्चों को पता है मेरे अकॉर्डिंग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यदि आपने पढ़ा है ईमानदारी से। सर उदास कैसे लग रहे हैं? उदास तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तबीयत का हो सकता है, फिजिकल स्ट्रक्चर का हो सकता है कि मौसम ऐसा चल रहा है तो थोड़ा सा थकान, बॉडी पेन हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं सोचा कि आना तो है, इंतजार करते हैं आप लोग, उदास तो कुछ नहीं है। चोमू तहसील से नमस्कार। देखिएगा उत्पादक सृजनात्मकता इन्होंने बताई थी, अभिनव सृजनात्मकता भी इन्होंने बताई है जिसमें नवीनता का समावेश हो, ठीक है। उत्पादकता जो पूर्व अनुभव के आधार पर नवीनता निकालती हो, आविष्कारिक सृजनात्मकता नवीन खोज आधारित हो, और एक इन्होंने बताई थी अभिव्यक्ति परक सृजनात्मकता, जैसे पेंटिंग अभिव्यक्ति परक सृजनात्मकता है। और एक इन्होंने बताई थी आपत्तिक सृजनात्मकता, ठीक है। आपत्तिक सृजनात्मकता, आपत्ति का मतलब है अचानक से कि कोई समस्या आ गई, कोई अचानक स्थितियां बन गई और उन स्थितियों में किसी चीज का निर्माण करना आपको, तो वो जो सृजनात्मकता होगी वो कौन सी होगी? आपत्तिक सृजनात्मकता। तो इन्होंने 5 सृजनात्मकता बताई थी, उत्पादक सृजनात्मकता, अभिनव सृजनात्मकता, आविष्कारिक सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति परक सृजनात्मकता और आपत्ति परक सृजनात्मकता। यानी इन्होंने भाव बोधक के नाम से कोई सृजनात्मकता नहीं बताई है। तो भाव बोधक सृजनात्मकता नहीं होती किसके अनुसार?
टेलर के अनुसार भावबोधक सृजनात्मकता नहीं होती है, इस चीज को याद रखिएगा। तो बी, सी और डी ये तीनों सही हैं, लेकिन ए आंसर सही नहीं है, क्योंकि भावबोधक इन्होंने बताई नहीं, इन्होंने अभिव्यक्ति परक बताई और आपत्ति परक बताई है। ठीक है, यस, ए आंसर गलत है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर अपन चल रहा है। देखिएगा, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में बहुत बार आया है और इसको लेकर बच्चों में बहुत वो था कि सर इसका आंसर बताएं आप हमें। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर, कौन समूह बनाकर? लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को एक विषय संबंधी समस्या दी जाए तो छात्र चर्चा करके समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, ये किस उपागम की ओर संकेत करता है? समझिएगा इस प्रश्न को, आराम से रिलैक्स मोड में समझिएगा। सर आपका पढ़ाया हुआ दिमाग में पूरी तरह उतर जाता है, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपको उतर रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपके काम आ रहा है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। किसी की ज़िंदगी में हम तिनका बन के भी काम आते हैं, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिएगा कि हम किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में काम आ रहे हैं, क्योंकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही होना चाहिए, याद रखना, कि हम किसी की ज़िंदगी में सकारात्मकता फैला सकें, किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की लो जला सकें, किसी की ज़िंदगी में एक होप फैला सकें। ये हमारे जीवन का सबका उद्देश्य होना चाहिए। डी 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 डी, वेरी गुड। देखिए, ये सेकंड ग्रेड में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और मैंने किताब में बहुत सिंपल वे में इस चीज़ को लिख रखा है। यहाँ चर्चा ये हो जाती है कि सर पैनल चर्चा भी हो सकता है, विक्रमित अन्वेषण भी हो सकता है, निर्मितवाद भी हो सकता है। जहां शिक्षक छात्रों के लघु समूह बना के, मैंने एक सिंपल सी लाइन लिख रखी है, निर्मितवाद के 5 कारक होते हैं। अधिगमकर्ता, नंबर 2 अध्यापक, और तीसरा बिंदु है अधिगम क्रिया। और अधिगम क्रिया में मैंने एक लाइन लिख रखी है, लर्निंग प्रोसेस में मैंने एक लाइन लिख रखी है, अधिगम क्रिया निर्मितवाद में होता क्या है। तो निर्मितवाद का मतलब क्या है? निर्मितवाद का मतलब ये होता है कि आप सभी बच्चे हो, आप सभी स्टूडेंट हो। मैं क्या करूंगा, निर्मितवाद के तहत आप सभी स्टूडेंट्स के छोटे छोटे समूह बना दूंगा, आपके ग्रुप बना दूंगा, और ग्रुप बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, आपको एक समस्या दूंगा कि ये लीजिए समस्या, ये प्रॉब्लम है, और आपको क्या करना है, उस समस्या के ऊपर आपस में ग्रुप में चर्चा करनी है। किस में चर्चा करनी है? ग्रुप में आपको चर्चा करनी है, और चर्चा करके उसका आपको खुद समाधान निकालना है। यानी ये निर्मितवाद उपागम की अधिगम क्रिया वाला जो तीसरा बिंदु होता है वो होता है, और उसी से प्रश्न पूछा गया, सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? निर्मितवाद होगा, जहां बच्चे छोटे छोटे समूह में बंट जाते हैं, टीचर उनको एक प्रॉब्लम देता है, क्योंकि टीचर की भूमिका फैसिलिटेटर की है, और बच्चे फिर उस समस्या का निकालते हैं, समाधान निकालते हैं। ये कौन सा उपागम होता है? ये निर्मितवादी उपागम होता है। कौन सा उपागम होता है? निर्मितवादी उपागम होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी आंसर, डी आंसर। कौन सा होगा? डी, निर्मितवाद। द एकदम सही है, डी आंसर। सर फोर्थ प्रश्न दोबारा बताओ, चौथा प्रश्न दोबारा बताऊं? क्यों चौथा क्यों बताऊं दोबारा? क्या हुआ चौथे प्रश्न में? चौथे प्रश्न में क्या हुआ? कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक सिद्धांत का चौथा स्तर है? तो चौथा स्तर पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भावबोधक तो इसने बताया नहीं ना। सीक्वेंसिंग अकॉर्डिंग भी उत्पादक है, अभिनव है, आविष्कारिक है, ठीक है, और फिर अभिव्यक्ति परक किया, वही आएगी चौथा पांचवा। भाई भावबोधक तो इसने बताया ही नहीं है, भावबोधक तो इसने कोई क्रिएटिविटी का प्रकार ही नहीं बताया। तो इसमें तो आपको ये सोचने की स्थिति नहीं है कि जो चौथा पूछे चाहे पांचवा पूछे, ठीक है। मान लीजिए इसने सीक्वेंस अकॉर्डिंग पूछी है, कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक चौथा स्तर है, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर पूछ रहा है, एकदम सही करेगा आप, ठीक है। चौथा स्तर पूछ रहा है, तो चौथा स्तर तो इसने बताया था अभिनव, उत्पादक सृजनात्मकता आएगा मेरे अनुसार, ठीक है।
तो ये एकदम से पर्सन, एक बार दोबारा आप देख लें इसको, पर्सन का जो आंसर एकदम सही कर रहे हो आप बच्चों ने, जिन्होंने मुझे बताया है वो एकदम से एक प्रकार से सचेत कर दिया एक प्रकार से, वरना तो इस पर्सन का आंसर निश्चित रूप से क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो ये मेरे भी समझने में क्या रही, थोड़ा सा माइंड में चौथा स्तर पूछ रहा है, ठीक है ना, एकदम सही, वेरी गुड। जिन बच्चों ने भी नोटिस किया है मैं उसको थैंक्स बोलूंगा कि मेरे दिमाग से, ये मेरे दिमाग में ही आ गया पर्सन का कि ये पूछ रहा है कि कौन सा स्तर नहीं है, मतलब मेरे माइंड में ये इमेज बन गई कि कौन सा स्तर नहीं है, थोड़ा सा दिमाग कहीं और चल रहा था। तो चौथा स्तर पूछ रहा है ये, तो चौथे पर्सन के एक बार दोबारा मैं लेके आया हूं। तो भावबोधक तो होती नहीं है, एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। फिर है उत्पादक सृजनात्मकता, अभिनव सृजनात्मकता और आविष्कारिक सृजनात्मकता, ठीक है। इन्होंने सबसे 1 नंबर पे बताई थी आविष्कारिक सृजनात्मकता, फिर 2 नंबर पे इन्होंने बताई थी अभिव्यक्तिपरक सृजनात्मकता, फिर अभिनव सृजनात्मकता, 4 नंबर पे इन्होंने बताई थी उत्पादक सृजनात्मकता, ठीक है, फिर आपत्तिक सृजनात्मकता। तो चौथे नंबर पे इन्होंने उत्पादक बताई थी। मेरे अकॉर्डिंग एग्जैक्ट उत्पादक होना चाहिए। आपके पास अवनी मनोविज्ञान हो तो एक बार देख लेना, लाइव के बाद देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग माइंड जहां तक कर रहा है, चौथा प्रश्न, क्योंकि मेरे दिमाग में थोड़ा सा इस प्रश्न को मैं गलत समझ गया, तो चौथा स्तर पूछ रहा है। इसने 5 स्तर बताए, कितने स्तर बताए, 5 स्तर बताए। तो चौथा स्तर ठीक है, समझ में आ गया, बी आंसर है ना। मतलब मैं भी इस चीज को थोड़ा सा माइंड में अलग ले गया, अलग रूप में ले गए। मैं समझ गया कि इसको पूछ नहीं रहा कि कौन सा स्तर नहीं है। तो इसने 5 स्तर बताए थे, 5 प्रकार बताए। तो ये एक अपने आप में आपको ये क्लियर करेगा कि एग्जाम का लेवल किस हद तक आ सकता है। मतलब आपको सीक्वेंसिंग पूछ सकता है, तो इसका मतलब पर्सन कैसा भी एग्जाम में आ सकता है। ये साइकोलॉजी का लेवल है, याद रखना। मतलब सीक्वेंसिंग अकॉर्डिंग पर्सन पूछ सकता है, ये तो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा पर्सन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये चौथा स्तर पूछ रहा, मतलब आपको टेलर के अनुसार सृजनात्मकता, ये 5 स्तर। तो चौथे स्तर को इसने बताया था उत्पादक सृजनात्मकता। कौन सा बताया था, उत्पादक। तो आपका आंसर यहां होगा बी आंसर। क्या होगा, बी। भावबोधक सृजनात्मकता का स्तर इन्होंने बताया नहीं था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं भी डाइवर्ट हो गया था इसमें। तो लेवल गजब का लेवल है, गजब का लेवल। अगला प्रश्न 5 का अपने कर ही लिया था ना। एक तो मैं धन्यवाद दूंगा उस बच्चे को जिसने इस पर्सन को दोबारा बता दिया, कि वरना मेरे माइंड में हो जाता कि और फिर अगले दिन क्लियर करते बच्चों के माइंड में आ जाता कि सर ये पर्सन आप समझिए, मेरी समझ में नहीं आया, ठीक है। 6 नंबर का तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका होता है। देखो, पढ़ने के समय लापरवाही जैसे मेरे से हो गई, आप लोगों से तो होती है, ठीक है ना। आप भी ऐसी ही गलती कर देते हैं कि दिमाग में जब कोई और चीज चल रही होती है तो उस समय फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अपन डाइवर्ट हो जाता है। उद्देश्यों का सीधा संबंध, ये प्रश्न बड़ा एक अप्लाइड प्रश्न है। उद्देश्यों का सीधा संबंध बताएंगे इस प्रश्न को। पैनल चर्चा क्या होती है, देखो पैनल चर्चा ये होती है कि कोई विषय चुन लेते हैं अपन। पैनल डिस्कशन का मतलब होता है कोई विषय चुन लेते हैं और एक एक्सपर्ट सामने बैठा होता है जो उस विषय का विशेषज्ञ होता है, और पहले आप अपने लेवल पे डिस्कशन करते हैं, फिर उस समस्या संबंधी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो उनसे आप डिस्कशन करते हैं, उनके साथ पूछते हैं। वो होता है पैनल चर्चा। पैनल चर्चा निर्मितवाद उपागम की एक विधि है। पैनल चर्चा निर्मितवाद उपागम का एक पार्ट है, याद रखना। तो वो एक पार्ट है, लेकिन वो जो प्रश्न था उसका उत्तर पैनल चर्चा नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर बताएं, अनुमान लगा के, तुक्का लगा दें, जो भी लगाना है तुक्का लगा दें आप, तो जो भी बेटर लग रहा है आपको, अपना इंसाइट बता दें। बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी, ठीक है, बी सी बी सी, बहुत बढ़िया। एक तो मैं आपको बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इस प्रश्न का आंसर बी और सी दे रहे हो। बहुत अच्छा लगा मुझे इस प्रश्न का आंसर आप बी और सी दे रहे हो। मतलब मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा आप लोगों की, इस चीज को आप मानिएगा, इस चीज को मानिएगा कि यदि आप बी और सी तक सीमित हैं तो आप बहुत अलग हो, आप भीड़ से अलग हो, याद रखना। यदि बी और सी आपके दिमाग में आ रहा है तो आप भीड़ से बहुत अलग हो, आप भीड़ में शामिल नहीं हो, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात थी इसमें कि शिक्षा से संबंधित तो उद्देश्य नहीं हो सकते। शिक्षा के तो क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं, क्योंकि शिक्षा एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तो लक्ष्य का जो संबंध होता है वो शिक्षा से होता है, इसलिए शिक्षा तो नहीं हो सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब उलझन जो आपके सामने आ रही है वो आ रही है सर शिक्षण से होगा कि मूल्यांकन से होगा, यहां विवाद हो रहा है। अब देखो, मैं मेरी इनसाइट बता रहा हूं आपको, ये प्रश्न मेरे सामने आया है।
अब मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या माना गया था, किस एग्जाम में आया था, मुझे कोई मतलब पता नहीं है। मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर एक मतलब ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग दिया जाने वाला आंसर है। शिक्षण होगा कि मूल्यांकन होगा। कभी भी आप टीचिंग को पढ़ना और टीचिंग में एक डेफिनेशन पढ़ना, अपनी अवनी मनोविज्ञान में पढ़ लेना, और उसमें एक लाइन लिखी हुई है स्मिथ के अनुसार। क्या लिखा हुआ है? स्मिथ। और स्मिथ ने कहा था कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया होती है। शिक्षण जो होता है वो हमेशा उद्देश्य आधारित होता है। और फिर जब आप शिक्षण की प्रकृति पढ़ोगे, ये दूसरा टॉपिक है अपने अवनी मनोविज्ञान में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाला बिंदु, उसमें देखिएगा वहां प्रकृति में मैंने लिख रखा कि शिक्षण जो प्रकृति है वो उद्देश्य युक्त होता है। शिक्षण क्या होता है? उद्देश्य युक्त होता है। लेकिन मूल्यांकन भी उद्देश्य युक्त होता है। दोनों की विशेषता पढ़ोगे तो मूल्यांकन भी उद्देश्य युक्त है और शिक्षण भी उद्देश्य युक्त है। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है कि सर दोनों में से आंसर किसको करेंगे? अब यहां इनसाइट का यूज करने वाला बिंदु है कि शिक्षण करें कि मूल्यांकन करें। अब देखो, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। मतलब मूल्यांकन किसका पार्ट है? मूल्यांकन किसका पार्ट है? मूल्यांकन शिक्षण का पार्ट है। मूल्यांकन किसका पार्ट हो गया? शिक्षण का पार्ट हो गया। तो इन दोनों में से व्यापक बिंदु कौन सा हुआ? शिक्षण हुआ कि मूल्यांकन हुआ? बताइए। मूल्यांकन और शिक्षण में से बेटर कौन सा आंसर हुआ? मूल्यांकन हुआ है, शिक्षण हुआ। क्या हुआ? शिक्षण हुआ। क्योंकि मूल्यांकन तो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए ज्यादा बेटर आंसर क्या होगा? यहां पे शिक्षण होगा। क्या होगा? शिक्षण। क्योंकि मूल्यांकन किसका पार्ट है? शिक्षण का एक पार्ट है। तो आंसर क्या माना जाएगा? बी आंसर। क्या माना जाएगा यहां पे? बी आंसर। एक मेरी इनसाइट बताइए मैंने, तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें होती हैं, बहुत समझने वाला है कि दीर्घकालिक है मतलब शिक्षा तो नहीं हो सकती, उद्देश्य शिक्षण के ही बनाए जाते हैं, और मूल्यांकन उन शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। तो दोनों ही उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया की ज्यादा बेटर आंसर क्या होगा? शिक्षण होगा। आगे देखिए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? बताइए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आएगा? बहुत इजी सा प्रश्न है और मुझे ज्यादा इसके ऊपर समय लगाने की आवश्यकता नहीं है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया। जी जी, वेरी गुड, सही है एकदम। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखो ये डीएसएसबी के ही पर्सन है, डीएसएसबी वगैरह में सब में ये चीजें होती हैं। तो गुरुजी आपकी ऑनलाइन क्लास पहली बार देखिए, चलो आपका मोस्ट वेलकम है। जिन बच्चों ने पहली बार आए हैं इस क्लास में, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग बहुत जिंदगी में बहुत आगे जाएं। सभी के लिए, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो हैं ही, जो नए आए उनका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, डी डी डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिएगा कौन सा विशिष्ट बालक में आता। देखो विशिष्ट बालक का मतलब क्या है? जो सामान्य से कम है या अधिक है। जो बच्चा सामान्य से कम है या सामान्य से अधिक है, वो दोनों ही बच्चे कौन से होते हैं? वो विशिष्ट बालक होते हैं। बहुत सिंपल वे में समझिए, विशिष्ट का मतलब क्या है? जो सामान्य से या तो कम है या जो सामान्य से क्या है? अधिक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट बालक। क्या बोलते हैं अपन उसको? विशिष्ट बालक बोलते हैं। क्या पूछ रहे हो? हिंदी के लिए? हिंदी के लिए आप मैया सर को फॉलो कर सकते हैं। अपने मैया सर हैं, मैया सर का अपना एक हिंदी के बहुत अच्छे गवर्नमेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो मैया सर को आप फॉलो करें, मेरे अनुसार बेटर होगा। उनका खुद का ऐप भी है, मैया सर को देख लें हिंदी के लिए। आगे देखें क्या कह रहे थे, कौन सा तो विशिष्ट का मतलब क्या हो गया? जो सामान्य से कम है या अधिक है। जो सामान्य से कम या अधिक है वो क्या होगा? विशिष्ट बालक होगा। क्या होगा? वो विशिष्ट बालक होगा। तो सामान्य से कम या अधिक वो विशिष्ट है। तो पिछड़ा बालक सामान्य से कम है या अधिक है? पिछड़ा सामान्य से कम है, तो ये इसका मतलब ये भी विशिष्ट हो गया। प्रतिभाशाली बालक क्या है? सामान्य से बहुत आगे है, तो ये भी विशिष्ट बालक हो गया। मंदबुद्धि बालक क्या है? सामान्य से बहुत डाउन है, इसलिए ये भी विशिष्ट बालक हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर, उपयुक्त सभी। यानी कि जो भी सामान्य से कम है या ज्यादा है, वो दोनों क्या होते हैं दोस्तों? वो विशिष्ट बालक होते हैं। सामान्य से कम वाला भी होता है और ज्यादा वाला भी होता है, वो क्या होता है? विशिष्ट बालक। क्या होता है? विशिष्ट बालक। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच कि मैं आप लोगों को अच्छा लगा। आज के समय तो घर वाले ही लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, इतने डिमोलाइज करते हैं लोगों को। मुझे लगता है कि बहुत बुरी स्थिति है लोगों की। कुछ बच्चियों के ऐसे कमेंट आते हैं कि बहुत अजीब लगता है कि क्या हो रहा है। खैर छोड़िए, जिंदगी में हर परिस्थिति का बस सामना करना है, हंसना है हर परिस्थिति में। कितना भी संकट आ जाए तो भी मुस्कुराना है, क्योंकि यही एक चीज है
जो आपको औरों से अलग बनाएगी, ठीक है, जो आपको बहुत मजबूत बनाएगी कि हर परिस्थिति में कैसे भी करके अपने आप को बनाए रखना है। बहुत से बच्चे आप में से ऐसे हैं जो कर्जा लेके पढ़ रहे हैं, 5-5 लाख तक का कर्जा लेके पढ़ रहे हैं और पूछ रहे हैं सर एग्जाम कब होगी, सर घिर चुके हैं। मैं सबसे पहले उन बच्चों को सैल्यूट करता हूं कि आप इस परिस्थिति में हैं कि गरीबी को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आप जुटे हुए हैं। बहुत मन करता है ऐसे बच्चों की मदद करने का, बहुत इच्छा होती है कि आप सब लोग ऐसे लोग सिलेक्ट हों। याद रखना, कभी गरीबी के सामने हार मत मान लेना, ठीक है। गरीब पैदा हो जाना हमारा भाग्य हो सकता है, लेकिन गरीब मर जाओगे तुम लोगों का दुर्भाग्य होगा, याद रखना। और ये केवल और केवल आप खुद ही बदल सकते हो, क्योंकि मैंने ये परिस्थितियां देखी हैं, मैंने ये सब स्थितियां देखी हैं अपने बचपन में, याद रखना। मैं इन सब सिचुएशन से गुजरा हूं, याद रखना। इन हालातों से, बदतर हालातों से गुजरा हूं, मुझे पता है। इसलिए मैं कहूंगा ऐसे सभी बच्चों को, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे बच्चों के। एग्जाम दोस्तों सितंबर में हो, कभी भी हो, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा कि बिखर मत जाना, टूट मत जाना, जरूर निकलना है। आप लोगों को जरूर निकलना है जिन्होंने किसी न किसी से कर्जा लिया है और बोझ है माता पिता के सपनों का कि नहीं हुआ तो सर बिखर जाएंगे। ऐसे बच्चों को कहूंगा कि बिखरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पारकहर्स्ट ने कौन सी शिक्षा प्रणाली दी है? पारकहर्स्ट कौन है? हेलेन पारकहर्स्ट, ठीक है। हेलेन पारकहर्स्ट कौन है? हेलेन पारकहर्स्ट कौन है? तो हेलेन पारकहर्स्ट जो है वो अमेरिका के डॉल्टन नगर की रहने वाली शिक्षा शास्त्री थी, ठीक है। कहां के रहने वाली थी? डॉल्टन नगर की, ठीक है। तो इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रणाली दी थी। विनेटका योजना तो वाशबर्न ने दी थी। किसने दी? कार्लटन वाशबर्न, ठीक है, जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करती है। तो ये तो वाशबर्न की थी, ठीक है। इसको इकाई विधि भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक का है। प्ले मेथड हेनरी कॉल्डवेल कुक का है, जिन्होंने अपनी पुस्तक प्ले में बताया था। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है। तो यहां एक ही ऑप्शन बचता है। कौन सा ऑप्शन बचता है? डॉल्टन विधि। डॉल्टन अमेरिका का एक नगर है, डॉल्टन नगर, और उसी डॉल्टन नगर की रहने वाली थी हेलेन पारकहर्स्ट, और इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था। और ये डॉल्टन विधि दोस्तों होती क्या है? तो डॉल्टन विधि का मतलब ये होता है कि बालक के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बच्चे के ऊपर ना तो टाइम टेबल का प्रतिबंध होता है, ना समय, ना विषय का प्रतिबंध होता है, और ना स्थान का प्रतिबंध होता है। बच्चा जिस जगह पे चाहे, जिस विषय को चाहे, जैसे पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकता है। वो विधि होती है डॉल्टन विधि। तो ये किसकी विधि थी? हेलेन पारकहर्स्ट की विधि थी। और ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण की विधि है। तो इसमें बच्चे पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। बच्चा स्वाध्याय करके सीखता है, खुद अध्ययन करके सीखता है। यह है डॉल्टन विधि। नेक्स्ट, हार मत जाना दोस्तों, बस इतना ही कहूंगा और कुछ नहीं। सर्जनशीलता के विकास के लिए, किसी बच्चे में सर्जनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। मतलब क्या नहीं करना चाहिए अध्यापक को? तो ये बहुत पॉजिटिव सा आंसर है। अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, बता दो फटाफट। सर हम जब भी सिलेक्शन होगा जरूर आऊंगा दोस्तों, जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। एक लड़की आपको पसंद करती है, मुझे तो सभी स्टूडेंट पसंद करते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो। झीलों की नगरी से नमस्कार। गरीब जन्मे हैं लेकिन मरेंगे गरीब नहीं, एकदम सही है। मेरी ये टैग लाइन थी। मैं जब छोटा था मैंने यही संकल्प लिया था। जब छोटा था तो बहुत भेदभाव देखा इस गरीबी और अमीरी के आधार पे। एक रेखाएं देखी मैंने कि गरीब के आधार पे लोग खेलते तक नहीं थे, गरीब बच्चे के साथ कोई चीज शेयर तक नहीं की जाती थी। मैंने बचपन से इन चीजों को देखा था, इन चीजों को जिया था, अनुभव किया था। तो उस समय से दिमाग में एक लाइन थी ये। और मेरा जो शुरुआती मोटिवेशनल वीडियो है 2018 का पहला, जब मैंने YouTube चैनल की शुरुआत की तो उसमें साल में 3 ही वीडियो बनाएंगे, उसमें पहला वीडियो मैंने यही बनाया था कि गरीब पैदा हो जाना भाग्य हो सकता है, लेकिन गरीब मर जाना दुर्भाग्य होगा। ये पहली बार मैंने लाइन बोली थी और आज भी मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मरना गरीब नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इंसान सोच ले तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बताइए आंसर, क्या नहीं करेंगे?
तो देखो बच्चे के विचारों का सम्मान करेंगे, यानी उसको वो कोई भी क्रिएटिव विचार लेके आ रहा है तो उसको अपन कहेंगे बेटा बढ़िया अच्छा है, ठीक है। बच्चे की उत्कंठा जिज्ञासा, जब भी वो कोई प्रश्न पूछता है उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करें, ठीक है। बच्चे को अपूर्व चिंतन, अपूर्व मतलब एक अलग दिशा में चिंतन करने के लिए मोटिवेट करना, ये तीनों तरीके बेस्ट हैं। लेकिन आप उसके विचारों को प्रतिबंधित कर दोगे, गलत है। कभी भी प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। प्रतिबंधित करना सृजनात्मकता को खत्म करता है। पॉजिटिव सोच, ओपन माइंड, मुक्त एकदम से बच्चे को फ्रीडम इन्वायरमेंट दीजिए यदि क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है। सृजनात्मकता तभी बाहर निकलती है जब आप एक स्वच्छंद वातावरण में बैठे होते हैं और एक मौलिक विचार आपके जहन में आता है। तो स्वतंत्रता, प्रतिबंधित कभी नहीं करना चाहिए। क्रिएटिविटी के लिए प्रतिबंधित का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ए आंसर, वेरी गुड, एकदम से सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे। देखना 20 जून तक बहुत स्थितियां, कोरोना से भी अपन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। केसेज कम आ रहे हैं धीरे धीरे, सब पॉजिटिव होगा। बस थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन और निकालिए पॉजिटिविटी के साथ, सब बेटर होगा, सब बेटर होगा। याद रखना। 10 नंबर का प्रश्न, मेरे पास एक बच्ची का भी एक क्वेश्चन था, कमेंट था कि उसकी एक दोस्त है, उसकी मम्मी का देहांत हो गया। देखो इस कोरोना काल में हमने बहुत सारे लोगों को खोया है। अब वो बच्ची जो है उसकी फ्रेंड है, लेकिन वो बच्ची कहती है कि सर मैं दिमाग से नहीं निकाल रही हूं कि मेरी फ्रेंड ने अपनी मां को खो दिया है और मैं कैसे बाहर निकलूं, समझ में नहीं आ रहा। हर समय उसके बारे में सोचते रहती हूं। ये बहुत अच्छी बात है। ये हम लोग एक मानव इंसान है, संवेदनाओं से परिपूर्ण है और प्रानुभूति और समानुभूति दोनों एक इंसान को बहुत अच्छा बनाते हैं कि आज हमें उसके दर्द को हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये चीजें फील करती हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो आप एकदम सही स्थिति में आ जाएंगे। इसको लेकर दिमाग पे बोझ मत बनाइए। आप में से बहुत से बच्चों ने अपने परिवारजनों को खोया है। बहुत सोने, किसी ने, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि मैं बताना शुरू कर दूं तो आपकी आंखें गीली हो जाएं, ठीक है। और मुझे बहुत फील होता है, लेकिन फिर से मैं खड़ा होता हूं कि नहीं, और उन बच्चों को यही कहता हूं कि सब अच्छा होगा, ठीक है। जो चला गया उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि बहुत दुख है, लेकिन उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके जाने के बाद खड़ा तो होना पड़ेगा। आप उनके पीछे मर नहीं सकते, लेकिन आप उनकी जिंदगी को चिरस्थायी बना सकते हैं, उनको अमर कर सकते हैं। कुछ ऐसा करके जिंदगी में कुछ ऐसा बड़ा कार्य करके आप उनको अमर बना सकते हैं जो आपको छोड़ के चले गए। तो मैं उस बच्ची को यही कहना चाहूंगा कि बहुत बेटर होगा, तुम बहुत अच्छी हो इसलिए तुम्हें ऐसा फील होता है, समानुभूति प्रानुभूति का भाव। लेकिन खड़ा तो होना पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा उस विचार से, क्योंकि जिंदगी में तुम्हें बहुत आगे जाना है और बहुत आगे जाना है। तो एक बार आप बेटर बन के और फिर उनकी याद में कुछ ऐसा करो जिससे उनको लगे कि हाँ, कि मेरी बेटी की फ्रेंड ने भी मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का शिक्षण कार्य केंद्रित पे आधारित है? बताएंगे आप। कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पे आधारित है? बहुत सिंपल सी बात है ये। देखिए टॉपिक चलता है, स्कूल लेक्चर में बहुत प्रश्न आता है यहां से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नाम से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के नाम से एक बिंदु आता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के नाम से एक बिंदु आता है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के नाम से जो बिंदु आता है, रामनगरी अयोध्या से नमस्कार। अयोध्या वासियों को मेरा बहुत सादर प्रणाम और आपका अभिनंदन है इस लाइव सीरीज में कि अयोध्या से बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे हमारी इस लाइव सीरीज को देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आपको बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन है आपका। कार्य केंद्रित पे आधारित है। देखिए 3 प्रकार के सिद्धांत माने गए हैं शिक्षण के। एक तंत्र सिद्धांत, लोकतंत्र सिद्धांत और हस्तक्षेप रहित सिद्धांत। एक तंत्र शिक्षण जो होता है इसमें टीचर प्रधान होता है, टीचर बच्चे को बोलने नहीं देता है। उसने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, तो चुपचाप बैठा रहा, 2 मारूंगा थप्पड़ खींच के दी बोल गो तू, ठीक है। पहले का गुरुजी क्या करता कि लाता का भूत बाता से कोई माने उठा उठा पटक पटक मारता और छोरा चुपचाप एकदम से नीचे गुद्दी करे आराम पड़ा रहता। ये गुरुजी को दिमाग खराब होगा ना तो गुरुजी मामलों सलटा देगा, ठीक है। तो वो तो एक तंत्रीय शिक्षण की बच्चा प्रधान नहीं है, बच्चा चुपचाप सुनेगा, गुरुजी लाइन बांचेगा और टाबर गर्दन करके लाइन लगावेगा, वो वह एक तंत्रीय शिक्षण। बोल कौन सके।
दूसरा है परतंत्रीय, ठीक है ना। मतलब आजकल ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ऐसा होता है कि बच्चों कहते हैं कि क्लास में मत बोलिए, क्लास में प्रश्न पूछ ले को देख लियो कूट गिराऊंगा, ठीक है ना। निर्देश दिए जाते हैं। बड़े शहरों की स्थितियां ज्यादा खराब है, मैंने देखा है। बड़े शहरों के जो बड़ी कोचिंग होते हैं ना, वहां स्पेशली निर्देश होते हैं कि क्लास में यदि कोई प्रश्न पूछ लियो, गुरुजी ने परेशान कर लियो, क्योंकि गुरुजी फिक्स मैटर त्याग करके लाऊं भी के अलावा पूछ रहे हैं। और मैं हमेशा अपनी क्लास में की बात कहता हूं, पूछा करो रे, खुल के पूछा करो। आप में से बहुत से बच्चे ऑफलाइन के होंगे, मैंने हमेशा क्लास में कहा, भरी क्लास में 500 बच्चों क्लास में पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। नहीं आता तो मना कर दो यार, इसमें क्या आपकी कोई इज्जत घट रही है क्या? बच्चे को मना कैसे कर सकते हो कि क्लास में पूछेगा तो बाहर निकाल देंगे? ये नॉर्मली होते हैं, ये गलत है। ये एक तंत्रीय शिक्षण है। परतंत्रीय शिक्षण क्या होता है? शिक्षक और छात्र दोनों इंटरेक्शन करते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। बच्चा प्रश्न पूछ सकता है, टीचर उसका जवाब देता है। तो एक लोकतांत्रिक शिक्षण होता है, ये होता है परतंत्रीय शिक्षण। तीसरा होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसमें क्या होता है कि बच्चा स्वतंत्र होता है, बच्चा खुद कार्य करता है। बच्चा क्या करता है? खुद कार्य करता है। बच्चा खुद कार्य करता है और बच्चा जो है वो खुद कार्य कर रहा है, कंप्लीटली वो खुद कार्य करता है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं होता है। टीचर केवल एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। इसलिए जो कार्य केंद्रित शिक्षण माना गया है, यानी जहां बच्चा तल्लीन होकर कार्य करता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, टीचर केवल एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, वहां जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो जो कार्य केंद्रित होता है शिक्षण, उसको बोलते हैं हस्तक्षेप रहित। यहां बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, टीचर केवल देखता है, ठीक है। तो ये याद रखना, सी ऑप्शन, ठीक है, सी हो जाएगा उत्तर। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या करे? वो क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है। कोऑपरेटिव शिक्षा जानो कि सहकारी शिक्षा को मतलब हुआ है कि शिक्षक और छात्र दोनों मिलके, सब एक के लिए, एक सब के लिए, ठीक है, आपस में मिलजुल के जो शिक्षा होती है उसको अपन कोऑपरेटिव एजुकेशन बोलते हैं। तो कोऑपरेटिव एजुकेशन में क्या होना चाहिए बता दो आप। क्या करें सर? गुरुदेव आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू, आपको भी बहुत सारा प्यार। भाई पे रख विश्वास, खुद पे। बताइए सी 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 सी, वेरी गुड। बी सी डी, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। देखो सहकारी शिक्षा पे बढ़ावा देने शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत परियोजनाएं, व्यक्तिगत परियोजना तो हो ही नहीं सकती। काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूह में विभाजित करना, परियोजनाओं करने के लिए विभिन्न स्रोत प्रदान करना, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना, ठीक है। तो कोऑपरेटिव शिक्षा बढ़ाने शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत परियोजनाएं तो नहीं देंगे, परियोजना करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करेंगे, ये हो सकता है। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना, ये भी सही है। वे काम के लिए कक्षा को छोटे समूह विभाजित करना, यहां ज्यादा बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्या आंसर माना गया था मुझे नहीं पता, लेकिन कोऑपरेटिव एजुकेशन में बी आंसर ज्यादा सही है, ठीक है ना। क्या होगा? बी आंसर ज्यादा यहां पे सही होगा। याद रखना कि काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करना सहकारी शिक्षा में ही होता है, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अपन कोऑपरेटिव एजुकेशन में, और बच्चे समूह में विभाजित होकर उस कार्य को पूरा करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा रहित जो है वो कार्य डिस्कशन करते हैं। तो वैसे बहस और चर्चाओं में लगाए, सिर्फ बहस में नहीं लगाएंगे, चर्चा में लगाएंगे। बहस शब्द गलत हो जाता है, इसलिए बहस यहां नेगेटिव शब्द है। परियोजनाओं करने के लिए विभिन्न स्रोत उपलब्ध करवाए, स्रोत उपलब्ध नहीं करवाएगा, बच्चों को खोज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इसलिए ज्यादा आंसर, बेटर आंसर कौन सा होगा? बी। बालक को कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करेगा और बच्चे समूह में विभाजित होकर कोऑपरेटिव एजुकेशन में और समूह में प्रतिस्पर्धा रहित चर्चा करते हैं और समस्या का समाधान निकालने का स्वयं प्रयास करते हैं। तो बी आंसर ज्यादा सही है। 12 नंबर का प्रश्न है, देखिए 12 नंबर का प्रश्न, एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच, आत्मनिर्देशित सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन सोच जो उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पे, कौन से स्तर पे? उच्चतम स्तर पे, मैक्सिमम लेवल के ऊपर, उच्चतम स्तर पे लॉजिक करने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं
आत्मनिर्देशित, खुद मैं अपनी सोच के आधार पे, ठीक है, खुद अपने अनुशासन के आधार पे, ठीक है, एक विचार बना रहा हूं कि सही क्या है गलत क्या है, वो कौन सा लॉजिक होगा? जटिल सोच नहीं हो सकती, बुद्धिमानी सोच हो सकती है, अमूर्त सोच हो सकती है, और चौथा ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच। बताइए सी, बताइए ऑप्शन, बताइए बताइए। सर कभी रामनगरी आना, जरूर आएंगे जरूर आएंगे। सी सी डी सी डी सी सी डी मौलिकता का क्या बताया? सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। देखिए COD को लेकर आप में कंफ्यूजन चल रहा है, तो अमूर्त सोच में प्रतिमा का कहने का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और आलोचनात्मक सोच जो होती है वो होती है मैक्सिमम लेवल। अमूर्त से भी बढ़िया जो सोच होगी, उच्चतम स्तर जो माना जाता है वो आलोचनात्मक सोच को माना जाता है, याद रखना। जहां आप हर पक्ष का मूल्यांकन करने के बाद एक लॉजिक, एक डिसीजन देते हो, ये एक प्रकार से आत्म अनुशासित माना जाता है। क्या माना जाता है? आत्म अनुशासित माना जाता है। तो इसका ज्यादा सही बेस्ट आंसर क्या होगा? आलोचनात्मक सोच, इवेल्यूटिव थिंकिंग। इवेल्यूटिव थिंकिंग सबसे बेटर होती है, अमूर्त से भी बेटर माना जाता है इवेल्यूटिव को, याद रखना, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां पे ज्यादा सही, डी। अगला प्रश्न है ओटिलिज्म की पहचान। यह प्रश्न बहुत बार आया है और मैंने YouTube पे बहुत अच्छे से इसको करवा रखा है, इस बिंदु को। ओटिज्म की पहचान सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी थी? ओटिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला पूछ ले या पहचान करने वाला पूछ ले, दोनों का आंसर एक ही है। जी हां, आलोचनात्मक सोच होगा। हरे रंग को चेंज करें, वेरी गुड। कभी कहते हो लाल को चेंज कर दो, कभी कहते हो हरे को चेंज कर दो, कभी कहते हो काले को चेंज कर दो। मतलब स्थितियां हो रही हैं, हम लोग भी ब्लैक फंगस की तरह हो रहे हैं। ब्लैक फंगस जानते हो ना, जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है, उसमें एक नई बीमारी आई है ब्लैक फंगस। जिस अंग में प्रवेश कर जाता है ब्लैक फंगस, उस अंग को निकालना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निकालना ही पड़ता है। कि मान लो आईज में कांटेक्ट हो गया तो आंखों को बाहर निकालना पड़ेगा, जबड़े में क्या है तो जबड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, फेफड़ों में चला गया तो फेफड़े निकालने ही पड़ेंगे। इतनी खतरनाक बीमारी है ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस की स्थिति है कि शुरुआत में ये ब्लैक था, फिर ये व्हाइट के रूप में आने लग गया, अब ये ग्रीन हो गया है। मतलब ये जैसे इंसान अपना रूप बदल रहा है, वैसे ही बीमारियां अपना रूप बदल रही हैं। कोरोना शुरुआत में आया तो अलग था, फिर बीच में दूसरा स्प्रेड अलग आया, तीसरा स्प्रेड अलग आया, चौथा स्प्रेड अलग आया। मतलब इनके वेरिएंट चेंज हो रहे हैं। तो ये बीमारियां भी इंसान को समझ गई कि जैसे इंसान बदलता है मौसम की तरह, होता ना कि मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे, लेकिन हम मौसम से भी तेज बदलने वाले लोग हैं, जो कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं। तो बीमारियां भी रूप बदलने लग गई। जैसे आपको कहते हो कभी गुरुजी ये कलर चाहिए, कभी वो चाहिए, तो ब्लैक फंगस रंग बदल रहा है, कोरोना अपना वेरिएंट बदल रहा है, इंसान बहुत पहले से ही अपना रंग बदलना इंसान ने दिखाना शुरू कर दिया था। आज रिश्ते नाम मात्र के बच गए। जब खुद के घर वाले बच्चे को डिमोलाइज कर सकते हैं, खुद के घर वाले बच्चे को नकारात्मक दे सकते हैं, जबकि पहले का अपना जो समय था, जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, मतलब गांव के मायने, पूरे गांव का मायने एक आदमी को सिलेक्शन हो तो कॉलेज लेक्चर या कोई भी बनतो तो पूरा गांव राज्य होते रहे, मारे गांव को टाबर है, मारे गांव को टाबर है भी को तो बड़ो नाम हो रहे हो, पूरा गांव राज्य हो तो बूढ़िया बात करता बेटा खूब रो खुश रो। अरे आज हम इतने गिर चुके हैं कि हमारे परिवार का बच्चा सिलेक्ट होता है तो हम जल जाते हैं। कितने घटिया लोग बन चुके हैं, कितने गिरेंगे हम लोग। इसलिए बीमारियां भी ऐसी आने लग गई। सोचिए उस जमाने को, याद कीजिए जब कुछ नहीं होता था हमारे गांवों में, घरों में, जहां कुछ भी नहीं था, कोई मटर पनीर की सब्जी नहीं खाते थे, कोई हमारे पास बड़ी गाड़ियां नहीं थी, हम पैदल चलते थे बाहर, हमारे घर में टॉयलेट बाथरूम तक नहीं होते थे, लेकिन हम हंस बांट के खाते थे, चटनी राबड़ी रोटी खा के भी खुश होते थे, क्योंकि हम में प्रेम था, हम में सद्भाव था, हम में ईर्ष्या नहीं थी।
हम में एक एकता थी और हम हर सुख में और हर दूसरे के दुख में दुखी होने वाले लोग थे। हमारी संस्कृति ऐसी थी। लेकिन आज हमारी संस्कृति किस हद तक गिर चुकी है कि आज सब पैसा हमारे लिए मुख्य बन गया, आज ईर्ष्या हमारे लिए मुख्य बन गई, आज हम अपने परिवार के व्यक्ति को कैसे गिराएं ये हमारे लिए मुख्य बन गया। तो साहब ब्लैक फंगस भी ऐसे ही होंगे, बीमारियां भी ऐसे ही होंगी। जब इंसान इतना गिर सकता है तो मुझे तो अफसोस होता है कि भारतीय संस्कृति वही है क्या, इतने लोग हम गिर सकते हैं क्या। खैर छोड़िए, गिरने वाले गिरेंगे, अब क्या करें। कई बार तो इच्छा होता है वापस उस चीजों को वापस लेके आ जाएं, कौन ला सकता है, क्या होगा पता नहीं, बट गिर चुका है, इंसान गिर चुका है, आज कंप्लीटली गिर चुका है। यहां उत्तर क्या होगा, लियो केनर। ऑटिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, लियो केनर ने किया था। एक प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा, याद रखना, क्या रखना, याद रखना। दिमाग खराब हो जाता है मेरा तो, मैं जब लोगों की बातें सुनता हूं, देखता हूं, खैर कैसी कल्चर में अपन लोग थे, कैसी संस्कृति थी और कहां पहुंच गए हम लोग। सिर्फ बकवास, सब बकवास हो रहा है, सब बकवास। सीखने की अयोग्यता, अक्षमता वाले बच्चे, शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ बैठते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को आप क्लास में किस बच्चों के साथ बैठाओगे, किस बच्चों के साथ बैठाओगे। बेटा अवनी ध्यान रखा कर बेटा, बिल्ली आई थी इधर, पता है? हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। दिवेर की धरती से नमस्कार, वेरी गुड। बी 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 सभी को पसंद आता है, बी बी बन गया बी बी, वेरी गुड। देखिए समावेशी शिक्षा कहती है कि अन्य छात्रों के साथ उसको पढ़ाया जाए। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दीजिए, उनमें कभी ये हीनता की भावना नहीं आ जाए। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं कि किसी को एहसास मत कराओ कि तू हीन है, तू कमजोर है, उसे ये एहसास कराओ कि तू मजबूत है। ये हमारी समावेशी शिक्षा भी यही कहती है कि बच्चों को उनकी कमजोरियों का नहीं, उनकी मजबूती का एहसास करवाओ। क्योंकि मुझे आज भी पता है कि मुझे मेरी कमजोरियों की तरफ बहुत लोगों ने डिमोलाइज किया, तेरे अंदर ये कमजोरी है, तेरे अंदर ये कमजोरी है, और मैं एक अलग टाइप का व्यक्ति बन गया। मैं आपको कहता हूं कि आप में कमजोरियां हजार हैं लेकिन आप में मजबूतियां बहुत हैं। मैं कभी कमजोरी की बात नहीं करता क्योंकि ये शब्द ही गलत है, ये शब्द ही गलत है कि कोई कमजोरी वर्ड होता है क्या, मैं मानता ही नहीं कि कोई गलत हो, ये वर्ड भी होता है क्या, ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा कहती है कि सीखने की क्षमता को शिक्षार्थी किस प्रकार एक कक्षा में अन्य छात्रों से बैठाएगा। समावेशी शिक्षा इस बात का समर्थन करती है। क्या करती है, समावेशी शिक्षा का समर्थन करती है, ठीक है। तो याद रखना, क्या कर रहे हो। अंतिम प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होता है। बता अवनी, बता कौन सा आंसर होना चाहिए इनमें से। कौन सा आंसर होगा, एक दो कौन सा होगा बता। अनुमान लगा दे, तू भी तुक्का लगा दे। हमारे स्टूडेंट बड़े बड़े तुक्के लगाते हैं, अवनी भी तुक्का लगाएगी। बताओ रे बताओ। बताओ बताओ कौन सा आंसर होगा। बी सी, बी सी, बी बी बी, ए बी सी, ए बी सी, वेरी गुड, बी। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल प्रश्न था ये। अभी 2021 में जो आपका सीटेट का पेपर था उसमें प्रश्न आया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 जो होती है वो अपने स्वरूप में सक्रिय तो होगी, क्योंकि निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता कि बालक सक्रिय है, खुद ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये लाइन पहली चोट आती है एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है बालक सक्रिय है, वो खुद ज्ञान का निर्माण करता है, तो सक्रिय तो है। और सामाजिक इसलिए होता है क्योंकि वो समूह में चर्चा करके सीखता है, ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर सीखता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन करता है, तो वो सामाजिक भी होगा। तो सक्रिय प्रक्रिया भी है और सामाजिक प्रक्रिया भी है, तो बी आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही है। तो यहां बी आंसर एकदम से सही है, ठीक है।
बी आंसर सही है। आप सभी को बहुत सारा ढेर सारा नमस्कार, और स्पेशली सीकर की बच्ची कोमल को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरी इस मुहिम में वो जुड़ी हैं, और पूर्णमल शर्मा को कि आज उनके सहयोग से बांसवाड़ा के उन परिवारों को आज उनको खाना नसीब हुआ, क्योंकि शायद यदि आज हम खाद्य सामग्री नहीं पहुंचा पाते बांसवाड़ा के उन 10 से 12 परिवारों में, तो शायद आज उनके भोजन नहीं बनता। क्योंकि उस बच्चे ने दिखाया कि सर आपकी जो खाद्य सामग्री पहुंची, उसके बाद उन्होंने चूल्हा जलाया, इतना सुकून मिला कि हाँ, किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा दान यही होता है। नगद दान कभी मत दो, पैसा कभी किसी को मत दो, लेकिन किसी को खाद्य सामग्री ईमानदारी से। और मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कभी गलत तरीके से मत करना, वास्तव में जो जरूरतमंद है उसी तक ये सहायता पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये जो मैं खर्च कर रहा हूं, मैं किसी से अपनी मेहनत की कमाई, और कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने सहयोग दिया, जैसे कोमल ने सहयोग दिया, मैं मना नहीं कर पाया उनको, और क्योंकि मेरी भी अपनी एक लिमिट है। तो वास्तव में जो बच्चे जॉब लग गए, क्योंकि वो बच्ची जॉब लगी हुई है, तो उस बच्चे ने हेल्प की है। तो ये मुहिम जो है वो जारी रहेगी, कोई भूखा नहीं सोए। कोशिश करें कि हर व्यक्ति की जिंदगी में अपन सकारात्मकता लाएं। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि। कल कोशिश रहेगी फिर से हम मिलेंगे, ठीक है। क्या करेगा अवनी गई वापस, है ना, अवनी को मिला देंगे, अवनी की टेंशन मतलब, अवनी यहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं है। अवनी को दिखाओ, अवनी को इमेजिन कर लो कि मैं हूं जो हूं, मेरी जैसी अवनी ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।